दिल्ली में जिस तरीके से रिपोर्ट टेबल हुई, वो कहते ना, किसी को आप का नशा, किसी को कुश्ती का नशा। जो टेस्ट हुए हैं उसमें से ज्यादातर फर्जी समझ में आ रहे हैं। हम लोग तो चुनाव के पहले से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अब निपटने वाले हैं। कैसे भाषा के नाम पर अब एक घटिया राजनीति की जा रही है। तमिलनाडु में खुद तो स्टालिन अपना बचा नहीं पा रहे हैं। जो चीज दक्षिण भारत में लागू नहीं हो पा रही, वो पंजाब में सोचते हैं लागू कर लेंगे। तो क्या नीतीश को चेहरा भी रख के एनडीए के लिए बहुत अच्छा होगा क्या? अभिषेक की जो पूरा वजूद, पूरा जो पहचान है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। बंगाल में अभिषेक बनर्जी को कहना पड़ गया कि मेरा गला भी काट दोगे तो ममता बनर्जी जिंदाबाद की आवाज आएगी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी। महाकुंभ संपन्न हो गया, बहुत शानदार तरीके से एक नया इतिहास रचा गया। और यह समझना मुश्किल है कि जिस तरीके के मानदंड स्थापित किए गए हैं, वो आगे कैसे मैच किए जा पाएंगे। लेकिन इसके साथ बात दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली में सत्ता बदल गई है, लेकिन व्यवस्था बदलने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, यह समझ में आ रहा है जब शराब और अभी स्वास्थ्य पर सीएजी की रिपोर्ट आई है। क्या क्या गजब के करतब दिखाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, और नई सियासत ने जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं भ्रष्टाचार के और चीज़ों को बर्बाद करने के, वो एक अलग बात है। साथ ही बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में पीके अपना चुनाव छोड़ के दक्षिण भारत की तरफ, जो वहाँ के सुपरस्टार, मेगा स्टार रजनीकांत से ज़्यादा आज की तारीख में भारत के सबसे महंगे कलाकार विजय थलपति उनके लिए प्रचार करने जब पहुंच जाते हैं। और साथ ही बात ये भी हमें करनी पड़ेगी, कैसे भाषा के नाम पर अब एक घटिया राजनीति की जा रही है। तो कैसे जो चंद बुझते हुए बासी चिराग हैं, ये कैसे फड़फड़ा रहे हैं और किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। तो हर्षवर्धन, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दिल्ली पर ही, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से रिपोर्ट टेबल हुई, वो कहते ना, किसी को आप का नशा, किसी को कुश्ती का नशा। तो यहाँ तो आब का नशा ऐसा चढ़ा हुआ था इन पे, और अब कुश्ती लड़ने चले गए हैं पंजाब में। लेकिन आप सोचिए कि कैसे शराब तो शराब, स्वास्थ्य पर जो आ रहा है कि मतलब 00000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से करके मोबाइल नंबर दे दिए गए। और सिर्फ 2 महीने में जो 6.5 लाख जो रिपोर्ट, जो टेस्ट हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर फर्जी समझ में आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल, और 1 लाख रुपया दिया जाता था वॉलंटियर को। भाई साहब, आप सोचिए, जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करता था। तो आप सोचिए कैसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और हमारे आपके पैसे से, जो लोगों के टैक्स से कैसे ऐश किए गए। और इतना शानदार ऑफिस, हम लोग तो शीश महल की चर्चा कर रहे थे, यह ऑफिस भी नहीं देखा था हम लोगों ने कि कितना शानदार बनाया गया है। देखिए राजकिशोर, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी और हम लोग तो चुनाव के पहले से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अब निपटने वाले हैं। बार बार हम ये चर्चा कर रहे थे, तो फिर भी हमें लग रहा था, और वो दिखा भी कि द्वंद्व हम लोगों का गलत नहीं था। 43% से अधिक लोग तो अभी भी अरविंद के साथ हैं। लेकिन जो मूल बात है और जिसको मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के सामने बार बार रखना चाहिए, शराब घोटाले में जो कुछ आया उस पर तो ईडी सीबीआई जांच कर रही है। उस पर तो अरविंद जेल गए, मनीष जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, हवाला के मामले अलग अलग हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य के मामले में गड़बड़ी की गई, जो स्वास्थ्य की आड़ में घोटाला किया गया, जो लोगों को बीमारी से मुक्त करने की बात कहकर बीमार कर दिया गया, जो दिल्ली को बीमारी के दलदल में धकेल दिया गया, और इसमें करप्शन कितना हुआ होगा, जो आपने कहा ना, मतलब बेड पे दो लोग को रहना है, 1 मिनट से कम समय मरीज को दिया जा रहा है, डॉक्टर है नहीं, उनकी टेबल है नहीं, महीने में 20 दिन 22 दिन 23 दिन वो बंद रहता है। फिर तो ठीक है ना कि कोविड के समय में इसीलिए बंद करना पड़ा, क्योंकि तो कूड़े का अड्डा था। अच्छा, जहां भी बंद रहेगा तो भाई कुछ नहीं होगी व्यवस्था, तो दिल्ली वाले कूड़ा डाला है, कूड़ा घर बन गया, मोहल्ला क्लिनिक। उस कूड़े घर बनने की वजह से दिल्ली के लोगों की बीमारी बढ़ गई, और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रचार में व्यस्त रहे, प्रचार से दिल्ली को त्रस्त करते रहे। लेकिन वो प्रचार भी ऐसा रहा कि दिल्ली की जनता अभी भी भ्रम में है, और 43% से अधिक मत दे दिया। अब सवाल है कि क्या सीएजी की ये रिपोर्ट्स आने के बाद कोई कार्रवाई भी होगी, कुछ दिल्ली की जनता को दिखेगा, या वही रहेगा कि बाहर बैठकर और वो ढपली बजाते हुए लग रहा है जैसे जेएनयू वाले आजकल खाली हो गए हैं, हमें चाहिए आजादी, तो उसी अंदाज में आतिशी आजकल है। तो ये मतलब आगे कुछ जाएगा या यहीं जाके अटक जाएगा?
नहीं, देखिए, अगर आगे नहीं जाता है ना हर्षवर्धन, फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं होगा। और इसलिए क्योंकि आप ये समझिए कि 1 लाख रुपए देकर एक वॉलंटियर से 100 करोड़ रुपए का घोटाला छिपाया गया। ये सिर्फ मैं एक उपमा दे रहा हूं। आप ये देखिए, जो आप बता रहे हैं ना कि किस तरीके से कोरोना का जरा एक उदाहरण लीजिए, क्यों ऐसा करना पड़ा। कोरोना में आपने लोगों को बसों में भर के डीटीसी की यूपी के बॉर्डर पर छोड़ दिया। इसीलिए छोड़ना पड़ा ना, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। यहां पर सरकारी अस्पतालों में लाइन पर लाइन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की जो डुगडुगी आप पीट रहे थे, तो ये जो वॉलंटियर थे, वैसे मीडिया के भी वॉलंटियर थे, उनको अच्छी खासी राशि मिल रही थी, चाहे वो अखबार वाले हों, चाहे टेलीविजन वाले हों, या फिर उनके जो स्वतंत्र पत्रकार हैं। अच्छा, आपने देखा कुछ बड़े क्रांतिकारी पत्रकारों ने भी कुछ सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नहीं, देखिए वो तो है, और क्रांतिकारी पे दूसरे क्रांतिकारी सवाल पूछ भी ले रहे हैं कि भैया तुम कहाँ थे, तो दूसरा फोटो डाल दे रहा है, समझ रहे हैं ना आप। तो अब नहीं, आप लोग जानते ही हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन सच यही है। ये वो लोग थे जो अरविंद केजरीवाल को महान बता रहे थे, क्रांतिकारी राजनीति का पुरोधा बता रहे थे, जननायक। वैसे राहुल जी के लिए पेटेंट टाइप हुआ है आजकल, लेकिन वो भी जननायक बता रहे थे। वो महानायक थे, और उस जननायक और महानायक हाँ, के वो महानायक थे। हाँ। उस सब की आड़ में दिल्ली के साथ बेईमानी, भ्रष्टाचार, धोखा, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली को बीमार किया जा रहा था। अब दिल्ली को जो लोग बीमार कर रहे थे, उनका इलाज तो दिल्ली की जनता ने कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए था, अभी मुझे लगता है वैसा इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि ये जो तमाम जो वॉलंटियर थे, मैं सबको वॉलंटियर कह रहा हूं, समझ लीजिएगा, जो लोग इसको ढकने की कोशिश कर रहे थे। पर यहां पर आप एक समस्या समझिए, इसको दूर करने के लिए अब जरूरी है कि अब आपको छोटे मोटे ऑपरेशन नहीं, मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। और मेजर सर्जरी के लिए अब एक राज की बात हर्षवर्धन मुझे लगता है कि साझा करना जरूरी है। बिल्कुल, ये तो जरूरी क्योंकि है। मुख्यमंत्री तो बदला है, लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बदलेगा। बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं, इसलिए नहीं कि विजय सक्सेना कोई खराब काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के काम की जरूरत है, और नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई है, ये नहीं भूलना चाहिए। और उनके नाम पर वोट आया है तो सवाल उनसे लोग पूछेंगे। और साबरमती फ्रंट जिस शख्स ने बनवाया था, वो थे प्रशांत कुमार मिश्रा। तो मैं पीके पर उसके जाऊं, लेकिन दिल्ली को नया पीके मिल सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब अपना चेहरा नहीं चमकाना है। विजय जी थोड़ा चेहरा चमकाने लग गए हैं। तो दिल्ली, और आपको मालूम है मोदी का स्टाइल, चेहरा तब चमकाओ जब पहले काम चमकाओ, उससे पहले नहीं। तो दिल्ली को चमकाने के लिए मुझे लगता है कि आपको नया मुख्यमंत्री तो मिल गया है, और अब वॉलंटियर नहीं उनको खरीदने पड़ेंगे, पे नहीं करना पड़ेगा। एक अच्छी बात है, रेखा गुप्ता या भारतीय जनता पार्टी के पास में अपना एक काडर है, स्वयंसेवक भी संघ के हैं और कार्यकर्ता भी हैं। तो पैसे देकर आपको लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। जैसे पेज कमेटी और मोहल्ला कमेटी जो होती थी ना चुनाव में, तो उसको दिल्ली को बदलने के लिए इस तरीके से काम होगा। तो मुझे लगता है कि एक ये सूचना है, मुझे लगा ये देना जरूरी है। लेकिन आतिशी पे जरूर आपका कमेंट चाहिए। मैं चूंकि नहीं, मैं तो आतिशी पे कमेंट नहीं, मुझे लगता है कितना बुरा हाल है, और क्या ये होना चाहिए कि आतिशी मार लेना वहां ढपली मार लेना ये सिंह, अच्छा सॉरी, आतिशी सिंह या जो भी हो, आतिशी कर लीजिए। हाँ, तब ठीक है। तो कितना बोलेंगे, कितनी बार 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 कोई नाम बदले तो हम क्या कर सकते भाई। लेकिन ढपली बजा रही हैं, आनंद में है, नेता प्रतिपक्ष भी हो गई हैं, भाई वो अपना दिख ही नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल सोचिए, पंजाब से राज्यसभा जाना चाहते हैं, फिर मीडिया में बात होने लगी, फिर लोग कहने लगे, तो सफाई देते कि नहीं जाएंगे। संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से कहा कि विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे, तो कहा गया इसीलिए बनाया गया। लेकिन सवाल तो ये भी है, क्या दिल्ली से कोई एक विधायक आगे आकर नहीं कह सकता था कि अरविंद जी आप हमारी सीट से लड़िए, आपको जिताकर भेज देंगे? क्या इतना डर लगा हुआ है? ये भी तो जरा सोचिए। और शायद यही वजह है कि मनीष सिसोदिया पंजाब पहुंच गए, और उसके बाद पंजाब से खबर आई, वहां के शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि वो सीबीएसई में 10वीं की परीक्षा से 2026 में पंजाबी को हटा देंगे। झूठ बोला, सीबीएसई का क्लैरिफिकेशन आ गया। लेकिन लगता है कि ये तमिलनाडु के स्टालिन से कुछ थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से भाषा के नाम पर लड़ाओ, ये कुछ करो, लेकिन ये कुछ काम आएगा क्या? देखिए, मैं हर्षवर्धन, ये बात आपने भी बहुत अच्छे से, मैंने आपको ही सुना था जब आपने इस मुद्दे को उठाया था, स्टालिन वाले मुद्दे को। एक बात आप समझिए, पहले जब लोकसभा चुनाव आया तो आपने सनातन का मुद्दा उठा दिया। वो तो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएम के साथ मिलकर नहीं लड़े, वरना वहां पर परिवर्तन तय था, सत्ता दूसरे तरीके की होती। अब यहां समस्या यह है कि जिस तरीके से डबल डिजिट की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी और लुक
साउथ हो चुका है ना, लुक ईस्ट जैसे था ना, तो अब बिल्कुल, पूरी तरीके से दक्षिण भारत की तरफ जो पूरा संघ और भाजपा ने अपना वहां पर झंडा ठीक से अमित मजबूती से शाह गड़े से कर दिया। महाशिवरात्रि पे वहीं थे। वहीं पर थे, इसको भी समझिए। डीके शिव कुमार भी थे वहां पे, डीके उस पर शिव बाद में कुमार थे, बिल्कुल। तो कुल मिला के तमिलनाडु में ये एम.के. स्टालिन को ये समझ में आने लग गया है कि भाई जिस तरीके की राजनीति वो करते चले आ रहे थे वो नहीं होगा, तो उन्होंने पुराना पेरियार के जमाने का मुद्दा उठाना शुरू करने की कोशिश की है। लेकिन अब यहाँ मोटे तौर पर समझिए, आज की तारीख में सबसे बड़े स्टार कौन है भारतवर्ष के? आप प्रभास को जानते हैं, तेलुगु स्टार हैं, अल्लू अर्जुन को जानते हैं, आप विजय को जानते हैं, रजनीकांत को जानते हैं। ये बॉलीवुड और टॉलीवुड का अंतर खत्म हो चुका है, भाषा का अंतर खत्म हो चुका है, और महाकुंभ और प्रयाग में हिंदी वाला कौन सा है दर्शक या कौन सा प्रशंसक है जो इनको अपना नहीं मानता है? नहीं मानता। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ के भी जो स्टार हैं, यहाँ के जो पूरे आपके हीरो हीरोइन जिनको कहा जाता है आम भाषा में, वो सब अब पूरी तरीके से संस्कृति मिलजुल गई है। और भैया जो मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं ना, उसमें नौकरी करने उधर के लोग भी इधर बहुत आ रहे हैं, इधर के लोग भी उधर आ रहे हैं। अब ये सेतु जो है ना, किसी की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के जिन लोगों ने इस तरीके से विभाजन की राजनीति करने की कोशिश की थी, उनको जनता लगातार सबक सिखा रही है। दिल्ली उसका एक उदाहरण है, समझिए। और पंजाब में जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं ना, चूंकि हुआ क्या था कि वो शायद थोड़ा सा उनसे प्रभावित है ना, राहुल गांधी को कुछ दिन प्रचार नहीं करने दिया था डीएमके वालों ने इनके खिलाफ में, लेकिन उनसे जो सीख करे करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अब आप एक चीज समझिए कि पंजाब में दिक्कत इनके सामने ये आ रही है कि वहां पर केजरीवाल को ये भरोसा नहीं है कि वहां पर लड़ें या दिल्ली में लड़ें, दोनों जगह हार का डर सता रहा है। डर सता रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इस राजनीति में कहीं वो पूरी तरह से गायब ना हो जाए, क्योंकि अभी भी इतने दिन हो गए शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई बात ये पार्टी नहीं कर रही, क्योंकि वो फंसती हुई दिख रही है। अब आगे कोई सीएजी रिपोर्ट अगर शिक्षा पर भी आएगी, क्योंकि उस पर भी बहुत सी बातें ऐसी होती रही, जब सामने आएगी तो वो पता चलेगा। लेकिन तमिलनाडु में खुद तो स्टालिन अपना बचा नहीं पा रहे हैं। प्रशांत किशोर को लग रहा है कि वो उनके तमिलनाडु में जाकर किसी दूसरी पार्टी को करके और कह रहे हैं कि अब हम धोनी से ज्यादा अगली बार जब लोकप्रिय हो जाएंगे तो हम आएंगे, और कह रहे हैं कि वहां बिहार में नीतीश कुमार को सीट मत जिताइए। हाँ नहीं, एक छोटी सी बात, आपने अच्छा नाम दे दिया धोनी का। चेन्नई सुपर किंग का जब नाम आता है तो किसका चेहरा सबसे आगे आता है, बताएंगे जरा आप? ठीक बात है, महेंद्र सिंह धोनी हिंदी भाषी हैं, पहाड़ में पैदा हुआ, झारखंड में पला बढ़ा। वो शख्स, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जो पैन इंडियन जो भारतीयता है ना, इस भारतीयता के पुट से हटकर अगर कोई आज की तारीख में अपनी राजनीति करने की कोशिश करेगा तो मानकर चलिए इस देश का सौभाग्य है कि राष्ट्रीय पार्टी इस तरीके से तमाम खामियां आप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जब राम मंदिर बन रहा था, तो आप याद करिए ना कि कैसे दक्षिण भारत के मंदिरों में वो परिवेश, वो गणवेश और जो वहाँ की परंपराएं, संस्कार पूरी तरीके से अपनाते हुए सबको एकाकार करने की बात। और तो और आपका जो शहर प्रयाग, वहां पे मैं देख रहा था तमाम दक्षिण भारत के लोग आ रहे थे, पुलिस वाले उनसे टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते हुए या गूगल से ट्रांसलेटर से उनको रास्ता बताना, उनकी हेल्प कर रहे थे। नहीं तो ये आपने चूंकि प्रयागराज की बात कर ली तो कुंभ की हम लोग थोड़ी चर्चा कर ही लें। देखिए, एक तो एक डीके शिव कुमार से लेके सचिन पायलट से लेके सब वहां आए, लेकिन जो लोग ये भाषा विवाद कर रहे हैं, इसमें जो 66 करोड़ स्नान हुए, उसमें कितने स्नान दक्षिण भारत के होंगे? कोई गिनती करके हटा सकता है, निकाल सकता है क्या? किस घाट पे कौन नहा रहा था बता सकता है क्या? और हमने तो कहा बार बार, उसकी चित्र भी हमने डाला कि पूरे प्रयागराज में आपको सारी भारतीय भाषाओं के बोर्ड आपको मिलेंगे। अब तो धीरे धीरे ये नेशनल पॉलिसी के तौर पर हो गया है कि उसको उसी तरह से हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा ये मानना है कि अब उनको लग रहा है कि 1965 से जो द्रविडियन पॉलिटिक्स थी, पेरियार पॉलिटिक्स थी, वो अब खत्म हो रही है। उसको नए सिरे से वो कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अरे ये तो हिंदी सबको खा जाएगी, ब्रज को खा गई, अवधी को खा गई, भोजपुरी को खा गई, मगही को खा गई, मैथिली को खा गई। लेकिन भैया वो खा नहीं गई, उन सब से मिलकर ही हिंदी बनी है। और आप अंग्रेजी अंग्रेजी चिल्ला रहे हैं, जो सारी भाषाओं को खा जा रही है, तमिल को भी खा रही, तेलुगु को भी खा रही, कन्नड़ को भी खा रही। तो मेरा यह मानना है कि अब वो समय चला गया, और अब देश भर के लोग एक दूसरी जगह जाकर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। और आज के तकनीक के समय भाषा कोई ऐसी समस्या अब रह नहीं गई, बिल्कुल नहीं रह गई हर्षवर्धन। और दूसरी बात है कि भाषा की तो बात ही नहीं, भाव महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। आपके भाव बहुत खराब है, चूंकि जिस तरीके की पॉलिटिकल राजनीतिक
परिस्थितियां उस समय थी, सी राजगोपालाचारी ने जब वहां पर उसको अनिवार्य करने की कोशिश की, उससे आपने उसको भड़काने की कोशिश की। ये जो त्रिभाषा फार्मूला, ये तो बड़ा साइंटिफिक है। उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत स्पष्टता से बताया कोई हिंदी मैंडेटरी नहीं है। अरे आप आवश्यक कन्नड़ ले है लो, आपको दूसरी लेना भाषा हो है, नहीं, आप दूसरा बांग्ला ले लो, बिल्कुल। गुजराती ले लो, आप मराठी ले लो, तमिल ले लीजिए, कन्नड़ ले लीजिए, दूसरी भाषा ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो वही है ना कि इस तरीके से जो फिर आप जो कह रहे थे, जो कि आप पीके की बात भी कर रहे थे, तो हम दिल्ली वाले पीके की तो बात कर चुके थे, लेकिन जो बिहार वाले पीके हैं, दरअसल प्रशांत किशोर की राजनीति मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दी। भरोसा टूट गया। भरोसा टूट गया, क्योंकि जो नई सियासत, जिस मुद्दे की जो वो बात कर रहे थे, तो होता क्या है कि जो सबसे जल्दी दो वर्ग किसी भी नई राजनीति के साथ जुड़ते हैं, पहला युवा और दूसरा जो शोषित या वंचित वर्ग होता है, क्योंकि उसको कोई पुचकार, दुलार और थोड़ा सा सत्कार की जरूरत होती है। और युवा जो होता है उसको लगता है कि नहीं, कोशिश ये हो कि तस्वीर बदलनी चाहिए, तो इस हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए। तो वो गंगा निकालने के लिए जो उसकी जो ऊर्जा होती है, उसके साथ में जो उसको आवाज देता है, उसको साथ लेकर चल देता है। लेकिन बार बार जो बात हर्षवर्धन आप भी कह रहे थे, हम सभी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उन उम्मीदों और उस तरीके की राजनीति को पूरी तरीके से दफन कर दिया, ध्वस्त कर दिया है। और ये मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की दिक्कत है, और ये बात समझते हुए ही प्रशांत किशोर, शायद वो विजय थलाइवा आज की तारीख में देश के शायद सबसे महंगे कलाकार हैं और दुनिया के सबसे महंगे कलाकारों में उनकी गिनती, तमिल एक्टर हैं। और वैसे वो कुछ जोसेफ कुछ उनका नाम है, हैं वो क्रिश्चियन। लेकिन यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जब विजय नाम लिखकर जब आता है, तो क्या हिंदी भाषी क्षेत्र हो, क्या मराठा भाषी क्षेत्र हो, क्या गुजराती भाषी क्षेत्र हो, सब जगह उस बंदे की फिल्में उसी तरीके से देखी जाती है। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से देखने, समझने और सोचने की जरूरत है। जो चीज दक्षिण भारत में लागू नहीं हो पा रही, वो पंजाब में सोचने लागू कर लेंगे। ठीक बात है। जहां पर पंजाबी गानों पर जो है अक्रॉस द वर्ल्ड लोग थिरकते हों, लंदन ठुमकता हो। ठीक बात। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की राजनीतिक भाषा जो नहीं समझ में आ रही है, और विशेष करके नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, उनका बड़ा रोचक हो गया है मामला। तेजस्वी कह रहे हैं कि आ जाओ भैया, उनके एक विधायक है गोपाल मंडल, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी खुश है कि वो आ जाए तो ठीक है, लेकिन नीतीश जी तो मांझी जी के मंच पर गए, 15 सेकंड बोल के बधाई बधाई धन्यवाद करके चले आए। तो क्या नीतीश को चेहरा भी रख के एनडीए के लिए बहुत अच्छा होगा क्या? देखिए हर्षवर्धन, पिछली बार भी हमारी आपकी जब चर्चा हो रही थी, मैंने आपसे ये कहा था, मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और बनना भी नहीं चाहिए। जैसी परिस्थितियां, उनके प्रति पूरा सद्भाव और पूरी तरीके से उनके प्रति आदर भाव के साथ मैं कह रहा हूं। और आदर इसलिए है क्योंकि दिल्ली में, माफ कीजिएगा, बिहार में जिस तरीके से पहले 5 साल का जो शासन था, उस 5 साल के शासन ने नीतीश के सुनिश्चित किया कि बिहार अब पूरी तरीके से पाताल में ना जाए, उसको कम से कम उन्होंने रोका, वहां पर एक दिशा उन्होंने देने की कोशिश की। वो अलग बात है, बाद में महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और बहुत कुछ कंफ्यूजन हुआ, फिर से वहां गड़बड़ हुई, लेकिन फिर भी बिहार को रहने लायक बनाने में योगदान नीतीश कुमार का कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि निशांत का आना भारतीय जनता पार्टी को भी सूट करता है, क्योंकि जेडीयू के अंदर 2 धड़े हैं। एक धड़ा ये चाहता है कि निशांत आए, और जिससे भारतीय जनता पार्टी के करीब जो नेताओं के नाम क्या लें, वो जो ज़्यादा करीब नेता हैं, वो पूरी तरीके से विलय न कर लें। अच्छा, विलय की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी को हाल फिलहाल अभी कम से कम इस चुनाव में तो सूट नहीं करेगी। अभी नीतीश के साथ ही उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो शिफ्ट करने वाला जो वोट है नीतीश के साथ जाता है, वो अभी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर नीतीश को एक ग्रेसफुल एग्जिट मिल जाता है, और एक बात ध्यान देनी पड़ेगी हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी ने उनके आगे से नीतीश कुमार ने थाली हटा ली थी, याद करिए, जब वहां पर कार्यकारिणी थी, हम सब कवर करने गए थे, और उसके बाद भी बहुत कुछ कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया और नीतीश को लगातार सम्मान दिया। अभी भी वो लगातार सम्मान देते हैं। ये बात नीतीश समझ रहे हैं कि उनका सम्मान जिस तरीके का भाजपा में रहकर हुआ, आरजेडी में कैसे उनको, आरजेडी को उन्होंने जिंदा किया, लेकिन सरकार उनके सामने चलाई जाने लगी, उनको तिरस्कृत किया जाने लगा और उनको बहिष्कृत करने की भी तैयारी हो गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका सम्मान सुरक्षित था, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत तात्कालिक राजनीति नहीं करते, वो दीर्घकालिक राजनीति करते हैं। और सुशासन का जहां पर प्रश्न आता है और जहां पर मैनेजमेंट की बात आती है, होता प्रशासन की बात आती, वहां पर वो उस शख्स से प्रभावित होते ही होते हैं। नीतीश की इसी कला से प्रभावित होते हुए और जिस तरीके के सामाजिक समीकरण थे, वो लगातार दोनों नेताओं पर साथ रहे। नीतीश कुमार ठीक है, अब तो हम एकदम मानते ही, बार बार कह ही रहे हैं, नीतीश के लोग दुखी भी हो जाते हैं कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सच है कि अब वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है।
लेकिन यह भी सच है कि भारत की राजनीति में कम नेता हैं जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप से पूरी तरह मुक्त हैं। निशांत कुमार आ रहे हैं, लेकिन जब नीतीश शिथिल पड़ चुके हैं, जब नीतीश राजनीतिक तौर पर अवसान पर हैं, शायद आज भी उनकी ताकत होती, वरना उनका पुत्र 50 के आसपास का होने जा रहा है और अभी तक उसको राजनीति में कुछ दिया नहीं। वरना अगर विधायक बना देते, सांसद बना देते, तो वो भी उतना ही योग्य होता जितना राहुल गांधी है, वो भी उतना ही योग्य होता जितना अखिलेश यादव, वो भी उतना ही योग्य होता जितना MK स्टालिन, वो भी उतना ही योग्य होता जितने कनिमोझी, वो भी उतना ही योग्य होता जितना तेजस्वी है, वो भी उतना ही योग्य होता जितना सुप्रिया सुले है, वो भी उतना ही योग्य होता जितना जो दूसरे जितने भी ऐसे राजनीतिक आदित्य ठाकरे, जितने ठाकरे ले लीजिए, जितने उद्धव ठाकरे सबसे पहले कही, तो ये सारे लोग। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार ने अपने पुत्र को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, आज वो आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आ रहे हो तो आना ही चाहिए, पार्टी के लोग अगर करें, लेकिन मैं इसे परिवारवाद के तौर पर नहीं देखता। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये तो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए, बार्गेन के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। हालांकि बिहार बहुत बदला भी है। शिवराज भी जिस तरह से मखाना किसानों के साथ खेत में थे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर किसान सम्मान निधि देते हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार बहुत कुछ बदला है। शायद पहले जैसी राजनीति नहीं होगी, और मेरा ही मानना है कि धीरे धीरे ये जो दो खेमे हैं वो दो पार्टीज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कितना 25 में होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ जाता हुआ दिख रहा है। और चूंकि बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं, बंगाल छोड़ देंगे तो ठीक नहीं, क्योंकि यहां बिहार है, बंगाल और तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु की बात हमने की, बिहार की हमने बात की। बंगाल में अभिषेक बनर्जी को कहना पड़ गया कि मेरा गला भी काट दोगे तो ममता बनर्जी जिंदाबाद की आवाज आएगी। जो विश्वकर्मा पूजा और जो मुस्लिम त्योहार की छुट्टी उसको हटाकर कर दी गई थी, तो ममता बनर्जी को उसे बोलना पड़ा कि हमने उस अधिकारी को हटा दिया। वहां भी कुछ माहौल बदल रहा है। नहीं, आप याद करिए जो डॉक्टर वाला जो घटनाक्रम हुआ था, आर्जेकर जो कांड हुआ था, उसमें अभिषेक और पूरी सरकार के बीच में किस तरीके की चीजें दिखाई पड़ी थी। और ये सच है, देखिए कुल मिला के सत्ता जो है ना, वो किस तरीके से उसका प्रलोभन, मतलब अभिषेक की जो पूरा वजूद, पूरा जो पहचान है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। लेकिन अब चूंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं तो राजपाट वही चलाएंगे, वही सारी चीज़ें संचालित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अभिषेक के अंदर की जो महत्वाकांक्षाएं थी कि भाई मैंने कह दिया, उसके बाद मेरे फैसले को बदल दिया गया, 3-4 ऐसे फैसले हुए, बस उसके बाद उन्होंने अपना जो है रजिस्टर करना शुरू किया। अच्छा, वो पुत्र मोह, मतलब ऐसे तो भतीजे हैं लेकिन उनको पुत्र ही मानिए, पुत्र मोह में ममता ने उनको बहुत ज्यादा आगे तक जाने दिया। कई बार अभिषेक ने इतनी लंबी लाइन खींच दी कि ममता को वहां पर आना पड़ा। अब समस्या ये ना कि जब आप तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो आपके जो फॉलोअर होते हैं वो भी उसी से सीखते हैं। तो अभिषेक को भी लेकिन ये समझ में आ रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल में भले ही जीत वीत मिल गई हो, लेकिन आज की तारीख में वहां भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी फोर्स है। ऐसी परिस्थिति में अगर थोड़ा सा भी बटे तो कट जाएंगे, ये उनको समझ में आ रहा है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि 2027 तक पूरी तरह से बीजेपी को खत्म कर देंगे। आपको क्या होता हुआ दिख रहा है बंगाल में? क्योंकि बंगाल इतना आसान तो नहीं है। ममता बनर्जी बहुत मजबूत हैं वहां, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नंबर नीचे गए, और अभी भी वहां कोई ऐसा जो स्थानीय नेता, ठीक है शुभेंदु लड़ रहे हैं, लेकिन उस तरह से जो प्रत्याशी मिलना, जो ताकतवर नेता मिलना, वो तो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था ना कि मोदी जी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक बात है। तो मोदी जी ने तो इसी जन्म में उनका जन्म जन्मांतर का काम कर दिया है, अगर मैं कहूँ। कम से कम केजरीवाल जी की राजनीति, और मैं पूरी मतलब इस दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ कि केजरीवाल की दशा जो अभी आप देख रहे हैं अभी कुछ नहीं है, दुर्दशा को ये अपने कर्मों से और प्राप्त होंगे। और ममता बनर्जी नेता के तौर पर फाइटर रही, सब कुछ रही, लेकिन प्रशासक के तौर पर वो बहुत सफल नहीं कही जा सकती हैं। कोलकाता जैसा शहर होने के बावजूद, पश्चिम बंगाल की उर्वरा जमीन होने के बावजूद जिस तरीके की सियासत वो कर रही, तो कई बार पहले भी हम लोग कहते थे ना हर्षवर्धन कि केजरीवाल को केजरीवाल का अक्षर आ रहा है। बिल्कुल, वहां पर भी यही स्थिति है ममता बनर्जी के सामने। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी कोई चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था। ठीक बात। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार तो चुनाव इस तरीके से गया था क्योंकि लेफ्ट भी थोड़ा सा लड़ गया, लेकिन अब उनको भी समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी को हराना है तो लेफ्ट पार्टी नहीं आएगी, लेकिन जो लेफ्ट का जो काडर है उसको मालूम है कौन उनको हरा सकता है। और बेहतर होगा कि ये लोग सब अलग अलग लड़ लें या मिलकर लड़ लें,
तो आप देख लीजिएगा कि वहां पर परिस्थितियां होंगी और ममता बनर्जी भी धीरे धीरे ह्रास की तरफ जा रही हैं, कमजोरी की तरफ जा रही हैं। और पश्चिम बंगाल का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और वैसे भी 2011 से 16, 16 से 21 और अभी 21 से 26 वाला चल रहा है। तो 15 वर्षों की सत्ता कोई आसान नहीं होती और 15 वर्षों की सत्ता में ये जो सारा कैडर है वो उधार का है, जो अति वामपंथी कैडर है वो है। दूसरा, ममता बनर्जी भी उनकी उम्र के लिहाज से कहें, उनकी पार्टी का जो एक तरह से कहें कि उनके ढेर सारे आरोप हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके ऊपर बर्डन की तरह, बैगेज की तरह हो रही हैं। बिल्कुल, वो जो मस्तान बोले जाते थे ना, जो गुंडे जो होते थे लेफ्ट के, वो आए और ज्यादा अल्ट्रा लेफ्ट हो गए यहाँ पर आके, ममता के पास में आके। लेकिन धीरे धीरे सबसे सबका मन उब रहा है। और देखिए, परिवर्तन शाश्वत नियम है तब जब आप वहां पर व्यवस्थाएं नहीं बदल रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि भाई गुजरात में इतने दिनों से सरकार चल रही है, यहाँ पर इतने दिनों से सरकार चल रही है। वहाँ पर इसलिए चल पाती है क्योंकि वो यथास्थितिवाद कम से कम प्रशासन में नहीं होता है। वहाँ पर चीज़ें उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रही हैं। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा हो पा रहा है? ममता बनर्जी की सियासत कैसी जा रही है, ये थोड़ा देखने, सोचने और समझने की बात है। और मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा देर, लेकिन बिहार पे एक बार फिर से वापस लौटते हैं। बिहार में नीतीश कुमार पर तो हमने बहुत चर्चा करी, लेकिन लालू प्रसाद यादव अभी भी बड़ा उनको रेट किया जाता है। लेकिन वो तो जो जिस तरीके से जो कुंभ को लेकर उनकी टिप्पणी हो और जो सब चीज़ें चल रही हैं, तेजस्वी यादव वो भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन टाइप के ही हो गए, कहाँ सड़कों पे दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर को कुछ और माने ना माने हर्षवर्धन, मुद्दे तो उस आदमी ने उठा दिए। मतलब वो भले ही ना हो, मुद्दे तो उठाए, लेकिन मेरी टिप्पणी थोड़ी सी तीखी है। ये ठीक वैसे ही है कि कोई अच्छा से अच्छा विद्यार्थी हो, एक बार अगर वो कोचिंग से पैसा कमाने लगा ना, बढ़िया टीचर हो जाता। आजकल बहुत ऐसे वाले टीचर बड़े बड़े हो गए हैं। मतलब अभी तो राजनीति में आके भी निपटे, बड़ी बड़ी बकैती, वो क्या क्या बोलते थे, सब बोझा बन गए, राजा बन रहे थे, सब क्या क्या कर रहे थे। तो लेकिन दोबारा वो आईएएस नहीं बन पाता है। तो प्रशांत किशोर को लेकर हम भी कई बार मानते हैं कि मुझे लगा कि ठीक है, खारिज नहीं करना चाहिए, मेहनत कर रहा है सब कुछ, लेकिन उनको पैसा जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो थोड़ा सा पैसा कम होता है तो परेशान होने लगते हैं। राजनीति ऐसे नहीं चलती। ठीक है, राजनीति में सब जाते हैं पैसा, सत्ता, सुख के लिए, लेकिन आपको संघर्ष करने की, लड़ने की ताकत, क्षमता बिना पैसे, बिना सत्ता के भी होनी चाहिए। वो प्रशांत किशोर की बड़ी मुश्किल दिख रही है। हाँ, मुझे जानते हैं पीके कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे अमेठी में कुमार विश्वास थे, जब राहुल गांधी के खिलाफ गए तो याद होगा आपको, हम लोग जब वहां पर गए, केजरीवाल और ये सब पूरी जब टीम पहुंची थी, तो कुमार विश्वास ने एक काम तो कर दिया था कि राहुल गांधी को हंसी का पात्र बना दिया था। जो पप्पू शब्द जो चला वो पूरी तरीके से वहीं से चला। और उस एंटी इनकम्बेंसी को अगर किसी ने भुनाया, क्योंकि पार्टी के पास संगठन था, काडर था और एक आधार था, वो स्मृति ईरानी ने पहले हराते हराते जीती, फिर उसके बाद हरा भी दिया। वो अलग बात है कि बाद में फिर परिस्थितियां दूसरे तरीके से बदली। तो देखिए, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बिहार में पीके ने एक काम कर दिया कि जब वो बार बार बात कर रहे हैं, वो तीनों पर तगड़ा प्रहार कर रहे हैं। वो बात सीधे कर रहे हैं, लालू और तेजस्वी की भी, नीतीश की भी और मोदी की भी, तीनों पर बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी वहां पर सीधे शासन नहीं कर रहे हैं। यहां पर ये देखने वाली बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का अभी प्रत्यक्ष शासन उस तरीके से नहीं आया है उनके मुख्यमंत्री के तौर पे। प्रॉक्सी कहिए, जब पीछे उप मुख्यमंत्री के पास बहुत पावर नहीं होते हैं। तो क्या वहां जाकर ये तस्वीर बदली जा सकती है? ये मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके का कुछ जो मैंने आपसे कहा था, देखिए, कुछ माने ना माने, युवा और जो दलित, और जो थोड़ा दलित क्या, शोषित और वंचित, दलित मैं नहीं कहूँगा, पर ऐसा जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं उसको शायद लग सकता है कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं, अब वो बातें समझ में आ जाएं, पार्टी कोई और समझ में आ जाए तो क्या कह सकते हैं। सवाल ये है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो नहीं, तो ये है कि 25 की शुरुआत अभी हुई है, और जो अमित शाह तमिलनाडु के लिए बोल कर आए, बंगाल, बिहार, फिर आगे तमिलनाडु, तो बहुत कुछ है जो इस साल और अगले साल होना है। लेकिन सबसे बड़ा तो बिहार ही है। और मुझे लगता है कि जो महाकुंभ से अभी दिखा, जिस तरह से हम लोग उस दिन कह रहे थे कि नदी का अभियान चलना चाहिए, वहां मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री डीके के साथ भी जुड़ कर रहे थे। और डीके शिव कुमार तो गए ही, उन्होंने तो कहा कि मैं हिंदू ही जन्मा, हिंदू ही मरूंगा। और वो अभी तो उन्होंने बड़ी रोचक बात की, उनका मैं जाति वाली राजनीति नहीं करता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के तो 99% ब्राह्मण भी मुझे वोट करते हैं। और मुझे लगता है कि नेताओं को जरा ये समझना चाहिए। अब ऐसे में क्या है कि राहुल गांधी की राजनीति नए सिरे से परिभाषित होगी क्या? शशि थरूर वो पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसको लेकर अखबार ने छाप दिया, शशि थरूर नाराज हो गए, अखबार ने क्लैरिफिकेशन छाप दिया कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था। फिर
केसी वेणुगोपाल की भूमिका आ जाती है, फिर ये आता है प्रियंका गांधी को राजनीतिक तौर पर कुछ नई भूमिका दी जाएगी। तो विपक्ष के नेताओं का एक तरह से कहें कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस दिशा की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये जो सबसे बड़ा संकट है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी, जो विपक्ष का भ्रम है, उनके बीच का द्वंद्व है, उनका जो संकट है, वो भारतीय जनता पार्टी उठा लेती है। हाँ, और डीके शिव कुमार, इसलिए मैं नाम ले रहा था। एक तरफ तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके वहां पे कर्मयोगी जिन्होंने स्वच्छता वहां पर की, इस लायक पूरी व्यवस्था रखी कि वहां पर आप जाएं और वहां पर स्नान करके शुद्ध होकर आप आए, उनका सम्मान किया, उसको योगी ने आगे बढ़ाया। उनके साथ में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बैठे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जरा जो विपक्ष के जिस भ्रम की तरफ इशारा कर रहे हैं, यहीं पर हमें लगता है कि हम विराम भी देंगे हर्षवर्धन चर्चा को। डीके शिव कुमार में ये कलेजा है कि वो अपनी पत्नी के साथ जाते हैं, वहां पर स्नान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, और ये कहते हैं कि जो व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं उनको समझना चाहिए कि थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन करना आसान काम नहीं है। नहाने बहुत कुछ बुद्धि शुद्ध हो जाती है। गए नहीं ना ये लोग जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। तो दिग्विजय सिंह तो गए, अब कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर बड़ा अच्छा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा किए, वहां गए। तो कुल मिला के इस महाकुंभ ने, इस गंगा स्नान ने, संगम स्नान ने बहुत कुछ बदला है राजनीतिक तौर पर, हिंदू चेतना के प्रवाह के तौर पर। अब उसका परिणाम कैसे दिखेगा वो भी बहुत कुछ तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है, राजनीति बहुत तेजी में बदली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ढेर सारे अवसर लेकर आ रही, लेकिन बहुत सी उम्मीदें भी हैं, चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों पर उनको खरा भी उतरना है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बस यहीं पर अब हम और हर्षवर्धन विदा लेते हैं, ये सोच के साथ में कुछ भी हो, शुभ हो, और महाकुंभ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। इसी तरीके से जो है पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो और ज़्यादा चाक चौबंद हो। लेकिन हाँ, गंगा स्नान कुछ लोग जो करने नहीं गए थे, उनका चुनावी हिंदू का जो पूरा जो उतरा है वो मुझे लगता है जनता भूलेगी नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।